हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में बच्चे सबसे पहले तो इसरो की उपलब्धियों से रिलेटेड एक न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इस न्यूज़ को हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी जो है ये न्यूज़ अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसरो के द्वारा कुछ ही दिनों पहले बच्चे आपका एक मिशन लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स जो है इसका नाम है, और ये स्पेस के डॉकिंग को, स्पेस में डॉकिंग जो एक प्रोसेस होती है उसको करने के लिए इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये फाइनली बच्चे आपका सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स जो है इस मिशन का नाम रखा गया था। ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, अभी इस मिशन की सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, इसका जो इम्पैक्ट है या फिर ये मिशन के बारे में और ये डॉकिंग क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी। तो फिलहाल दो खबरें आपको याद रखनी है। एक तो जो स्पेडेक्स मिशन है इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ये 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अमेरिका, चाइना और रसिया, इन तीनों के बाद में भारत ये काम करने वाला, ये एक्सपेरिमेंट करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बच्चे थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये खबर आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन ये जो है अब हम फाइनल स्टेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मिशन था, ये मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C60 इसका उपयोग करके स्पेडेक्स अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ में मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी? स्पेडेक्स मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल है। एक आपका SDX-01 जो कि चेजर है, इसका नाम रखा गया है चेजर। ठीक है, दूसरा जो है आपका SDX-02 है जो कि टारगेट है। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है। ठीक है, तो 220 किलोग्राम के दो जो हैं आपके सैटेलाइट भेजे गए थे। एक आपका चेजर है, एक आपका टारगेट। अभी बताती हूँ कि चेजर और टारगेट क्या है। ठीक है, उसके बाद में है दोनों उपग्रह टारगेट और चेजर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ही कक्षा में थे, जिसे सुदूर रेंडेवू के रूप में जाना जाता है, और फिर जो है डॉक से करीब आ गए थे। डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रह एक ही अंतरिक्ष यान के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे जो डॉकिंग प्रोसेस है ये है क्या? जो डॉकिंग प्रोसेस होती है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 सैटेलाइट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट है और एक आपका ये सैटेलाइट है। ठीक है, अभी तो क्या है, दोनों ही सैटेलाइट फ्रीली जो है अकेले एज अ सिंगल सैटेलाइट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ करके जो है दोनों को एक सैटेलाइट बना दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस बच्चे हॉलीवुड की मूवी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंटरस्टेलर। ठीक है, इंटरस्टेलर जो है बहुत फेमस मूवी है। वहाँ पे जो है डॉकिंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इस सीन को जो है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो इसरो ने किया है उसके तो आपको जो विजुअल मिल भी रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है ना। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आप उस सीन का, जो इंटरस्टेलर मूवी है उसका ये वाला सीन, डॉकिंग वाला जो सीन है, उसे देख करके समझ सकते हैं कि डॉकिंग प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, और ये करने वाला भी आपने पढ़ा कि चौथा देश है भारत। ठीक है, तो ये डॉकिंग प्रोसेस बच्चे क्या होती है? डॉकिंग 2 अलग अलग मुक्त उड़ान अंतरिक्ष वाहनों को जोड़ने की प्रक्रिया है, बाकी कुछ नहीं है। 2 सैटेलाइट हैं, अभी जो है आपका ये इंडिविजुअली उड़ रहे हैं या फिर इंडिविजुअली जो है आपका ये स्पेस में है। दोनों को अगर ऐड करके, दोनों को जोड़ करके अगर एक सिंगल सैटेलाइट के रूप में इन्हें काम करवाया जाएगा तो इस प्रोसेस को जो है आपका क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि 2 सैटेलाइट हैं, एक जो है आपका टारगेट है, एक आपका चेजर है। ठीक है, तो टारगेट और चेजर का मतलब है जो स्थिर खड़ा है वो टारगेट है, और जो उस पर आकर के ऐड हो रहा है वो आपका चेजर है। ठीक है, तो इस पूरे मिशन के बारे में याद रखना। अभी जो है ये न्यूज़ अब जाकर के फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तो 30 दिसंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था, और अभी जो है बच्चे आपका ये अपने फाइनल, कहते हैं ना कि न्यूज़ जो है परिपक्व हो गई है ना। तो ये न्यूज़ जो है बच्चे आपकी क्या है? फाइनल हो गई है। तो इसे पूरा का पूरा याद रखना। ठीक है, चलिए आगे जो न्यूज़ है आपकी रिपोर्ट एंड रैंकिंग से रिलेटेड है। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट का नाम है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। ठीक है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में आपको पूछा जाएगा भारत की क्या रैंक है। तो भारत इंडेक्स में कुल मिलाकर के 25वें स्थान पर है, 25 नंबर पे है। देश ने भविष्य के कार्य संकेतक में उत्कृष्टता हासिल की है, जिसने कि वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे ऊंचा स्कोर 99.1 हासिल किया है। किस वाले में? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चे ये रैंकिंग जो है इस तरीके से जारी होती है। ठीक है, यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग आधार हैं, बेस है। सबसे पहले आपका स्किल फिट है, उसके बाद में एकेडमिक रेडीनेस है, उसके बाद में आपका फ्यूचर ऑफ द वर्क है, फिर आपका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग मेजर की जाती हैं और इनके आधार पे भी जो कंट्रीज़ हैं उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो स्किल फिट है उसमें आप लोग देख रहे होंगे यूके पहले नंबर पे है ना। ये आपका एकेडमिक रेडीनेस है, इसमें आपका यूके पहले नंबर पे है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर ऑफ द वर्क में यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपका साउथ कोरिया पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि अलग अलग इंडिकेटर है और इन इंडिकेटर्स के माध्यम से ही जो है इन कंट्रीज़ को अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। तो एक आधार पे जो फ्यूचर ऑफ द वर्क है उसमें यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे है और इंडिया के जो है 99.1 मार्क्स आए हैं और इस मार्क्स के साथ में इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन जो ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल रिपोर्ट है, वहाँ पे भारत जो है 25वें स्थान पे है। ठीक है, इसे याद रखना। उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट है वो इन सभी इंडिकेटर को जोड़ करके जो एक कंबाइंड रिपोर्ट बनती है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे है। ठीक है, इसे याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका जो अपनी सिलिकॉन वैली और उद्यतन पाठ्यक्रमों वाले विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, 100 मार्क्स के साथ में ये पहले स्थान पर बना हुआ है, याद रखिएगा इसे। अगला बच्चे साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है। भारत ने जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, स्वार्म ड्रोन्स का मतलब है जो छोटे छोटे ड्रोन जो है एक साथ जो फ्लाई कर सकते हैं ना, वो पूरा जो ग्रुप है उसे स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो भारत ने झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली, नाम है इसका भार्गव अस्त्र। ठीक है, भार्गव अस्त्र, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसे डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। भारत का पहला ऐसा ड्रोन जो कि माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, भारत का पहला माइक्रो मिसाइल प्रणाली, मतलब कि माइक्रो मिसाइल प्रणाली का मतलब क्या है कि जो छोटी वस्तुएं हैं, जो हार्मफुल वस्तुएं हैं, डेंजरस जो आपके इस तरीके की ड्रोन है, उनसे लड़ने के लिए जो है आपका क्या है, एक सेफ्टी मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो भारत का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है और इसे डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। इसे बस आपको इतना याद रखना है। भार्गव अस्त्र 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर छोटी उड़ने वाली मशीनों का पता लगाता है और 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर लक्ष्यों को हिट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रोन जो है अगर एक साथ हमला करते हैं तो उसे लड़ने के लिए जो है आपका ये एक तरीके का मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। अगला बचे आपका, ये वैसे है तो साइंस एंड टेक का, लेकिन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। फाइनल ये न्यूज़ बच्चे फाइनल अभी नहीं हुई है। अभी न्यूज़ क्या आई है कि तीसरे लॉन्च पैड परियोजना में इसरो के अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च बुनियादी ढांचे की स्थापना और श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए स्टैंड बाय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और कैबिनेट के द्वारा, जो हमारी कैबिनेट है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया कि हाँ जो है तीसरा जो लॉन्च पैड है वो आपका श्रीहरिकोटा में बनेगा। इसमें 4 वर्षों के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टोटल जो है आपके 3984 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अभी जो है हमारे देश में जितने भी बच्चे आपके जो ये अंतरिक्ष यान होते हैं, यानी कि जो ये सैटेलाइट्स होते हैं, उनको कंडक्ट करवाने के लिए, फिर उनको उड़ान भरने के लिए जिन लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉन्च पैड जो है भारत में सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो भारत में जो तीसरा लॉन्च पैड बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? आपका श्रीहरिकोटा में ही बनेगा। तो बच्चे जो पहला लॉन्च साइट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, पहला लॉन्च पैड है, और जो आपका दूसरा वाला है ये जो सेकंड लॉन्च है सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना। तो दोनों ही आपके ये FLP पहला वाला, SLP दूसरा वाला। तो जो बच्चे आपका ये श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में जो है भारत का तीसरा लॉन्च पैड इसे बनाया जाएगा। इस न्यूज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस कह सकते हैं कि जो प्रपोजल था इसरो का, उसे मंजूरी दे दी गई है और इसे बनने में जो है अभी 4 साल लगेंगे। तो सिर्फ हमको जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ पे बनाया जाएगा, तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अगला बच्चे न्यूज़ है ईस्ट इंडिया का पूर्वी भारत का पहला और हमारे देश का 6वां। ठीक है, तो पूर्वी भारत का पहला और हमारे देश का 6वां एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी
ये जो है आपका बन गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गरपंचकोट क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे बना है ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हमारी कंट्री के कौन से नंबर की, ये है आपके 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बच्चे वेधशालाएं बनती हैं। ठीक है, आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, स्टैटिक जीके में आता है कि जो एशिया के सबसे ऊंचाई पर जो स्थित आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वो भारत में ही है। कहाँ पर है ये आपका, ये है लद्दाख में। कहाँ पे, हानले में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये बनी है और ये इंडिया की 6वीं है। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे ये आपका कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है। ठीक है, उससे पहले लद्दाख, नैनीताल उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान, पुणे तमिलनाडु और कवलूर के बाद में भारत में 6ठी ऐसी वेधशाला है। ठीक है, तो बाकी जो आपकी वेधशालाएं हैं, ऑब्जर्वेटरी हैं, वो अधिकतर आप लोग देखेंगे बच्चे लद्दाख में है, नैनीताल में है, उत्तराखंड में, माउंट आबू राजस्थान में है, पुणे में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इन स्टेट में है और जो है अब जाकर के जो है आपका पश्चिम बंगाल में बना है, यानी कि पूरी भारत में पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी ये बनाई गई है। गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। इस वेधशाला की स्थापना कलकत्ता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके गरपंचकोट, और गरपंचकोट किधर है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो स्टैटिक का क्वेश्चन भी है, करंट का भी है, दोनों ही तरीके से इसे याद रखना। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। जनवरी 2025 में तेलंगाना के लोगों के द्वारा संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार नाम है कनुमा। ठीक है, त्योहार का नाम है आपका कनुमा फेस्टिवल। तो कनुमा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। कनुमा फेस्टिवल ज़्यादातर मवेशियों की पूजा के लिए समर्पित है। आमतौर पर यह फसल उत्सव है जो कि मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अभी आप लोगों ने देखा कि मकर संक्रांति जब आती है बच्चे, जब सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है, तो वो जो एक नेचुरल इवेंट है उसको किस किस तरीके से और अलग अलग नामों से भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है मकर संक्रांति का तीसरा दिन है, जो कि जो जानवर है, पशु हैं, उनकी पूजा के रूप में सेलिब्रेशन इसका होता है। तो तेलंगाना के लोग और साथ में जो है आंध्र प्रदेश के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल का नाम क्या है, कनुमा फेस्टिवल। ठीक है, कनुमा फेस्टिवल। अब आते हैं छोटी छोटी खबरों पे। सबसे पहले एक किताब है, काफ़ी लंबे समय बाद हम फिर से जो है किताब का नाम पढ़ रहे हैं। तो किताब का नाम है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये जो है बच्चे बुक का नाम है। तो बुक का नाम सिर्फ छोटा सा आपको याद रखना है, ये है पार्लियामेंट नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसे रिलीज किया गया है जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, और इसे लिखा गया है डॉक्टर के.एस. चौहान के द्वारा। डॉक्टर के.एस. चौहान की बुक है पार्लियामेंट। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में सबसे ज़्यादा मैचेस, टोटल कितने खेल लिए बच्चे, 430 खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ऐसे टेनिस स्टार हैं जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स के मैचेस खेले हैं, जीते नहीं है। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा कि खेले हैं पूछेगा, तभी जो है आपको नोवाक का नाम लेना है। तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी, और इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के मैचेस खेले हैं, 430। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ये, जो कि इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस इसे कहा जाता है, इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस्कॉन के बच्चे बहुत सारे टेम्पल जो हैं यहाँ पे भी हैं। ठीक है, मतलब भारत में भी हैं, बाहर के देशों में भी हैं। तो अभी जो है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो इस्कॉन टेम्पल है उसे इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर, नवी मुंबई में। ठीक है, ये बच्चे आपका ये टेम्पल है, ये है आपका नवी मुंबई। अगली भी आपकी एक बुक है, बुक का नाम है भागमती।
भागमती, वाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी। ठीक है, थोड़ा सा डरावना नाम है किताब का, लेकिन आपको याद रखना है भागमती, भागमती किताब का नाम है। दो किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक जो है आपकी पार्लियामेंट है और दूसरा जो है आपका भागमती है। ठीक है, तो भागमती जो बुक है बच्चे, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? इसे आपका किसके द्वारा लिखा गया है? मोपिया बसु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मोपिया बसु जो है इसकी राइटर हैं। तो भागमती है किताब का नाम, और दो बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है, बुक्स का नाम, बुक्स के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उनका नाम याद रखिएगा। अधिकतर हम बच्चे इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं जिन राइटर्स का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होता है ना, तो ये राइटर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किताबें जो है चर्चाओं में रहती हैं, पढ़ी जाती हैं लोगों के द्वारा, पढ़ने वालों के द्वारा, इसीलिए जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज जो है आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ी है डॉकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जल्दी से जैसे ही क्लास खत्म हो, आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है इंटरस्टेलर डॉकिंग सीन। ठीक है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि डॉकिंग एक्चुअल में होती कैसे है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ नया सीखने को मिला है। और भारत की जो इसरो है, इसरो के ने जो है एक नई उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो चलिए आप भी जो है इसी तरीके से, अब पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, 2024 जब स्टार्ट हुआ था तभी भी जो है इसरो ने एक नए माइलस्टोन के साथ में साल की शुरुआत की थी। इस साल भी जो है 2025 से स्टार्ट हुआ, और जो ये स्पेडेक्स है इसकी सफलता के साथ में इसरो ने साल की शुरुआत की है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी आई होप कि आने वाला साल बहुत ज़्यादा आपके जैसा सोचा होगा, आपके ये जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी के अनुरूप होगा। ठीक है, और आप लोग उसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे होंगे। अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो है मेक इट इजी आपके साथ है हमेशा। ठीक है, तो बच्चे, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है मेक इट इजी मैकेनिकल नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और वीडियोस में जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहती हैं, आपके कमेंट पढ़े जाते हैं बाद में। ठीक है, तो जो भी आपके चीज़ें रहती हैं, कोई चीज़ जो है सुधारनी है, कोई चीज़ जो है आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ें जो है आपको कमेंट सेक्शन में लगातार लिखते रहना है। ठीक है, और अगर सही लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको जो है जो लाइक बटन होता है उसे प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।